रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीबे शहर के बच्चों में बढ़ गया। चेहरा बता रहा है कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये कहा कि कुछ खा के मर गया। 1919 में जब पाकिस्तान बना नहीं था तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान कॉलोनी हुआ करते थे अंग्रेज़ों की, और अंग्रेज़ों को हमा वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं उनके ख़िलाफ़ कोई बगावत ना हो जाए, कहीं कोई आवाज़ ना उठ जाए। इसलिए वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाए रखते थे जिससे वो लोगों की आवाज़ दबाए रखे। उन्हें डर और खौफ व हरास फैलाया गया हुआ था कि कोई आवाज़ उठा ही ना सके। 1919 में एक दफ़ा कर्फ्यू नाफिज था और बैसाखी का फेस्टिवल आ गया। आपको पता है कि जो पंजाब है वो बहुत धूमधाम से बैसाखी का त्यौहार मनाता है। तो जब वो लोगों ने कर्फ्यू के ख़िलाफ़ जाकर जब वो त्यौहार मनाया तो उसकी उनको बहुत सख्त सज़ा मिली। उन पर तशद्दुद किया गया, उनको चुप कराया गया, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया। और यही अंग्रेज़ करता था। अंग्रेज़ किसी भी आवाज़ को उठने नहीं देता था, क्योंकि उसे हमेशा ये डर लगता था कि अगर ये आवाज़ उठ गई तो फिर अंग्रेज़ से ये टकराएगी और फिर अंग्रेज़ को हारना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता था कि अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस दिन ये उठ जाए तो बड़े से बड़ा ताकतवर भी इसके सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए वो हमेशा उसको दबाने की कोशिश करता था, हमेशा जुल्म और जबर का बाज़ार गर्म रखता था। जो भी आवाज़ उठाता था उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता था, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती थी। अंग्रेज़ हमेशा एक सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रहा, उसे हमेशा एक एहसास से बरतरी रहा, लेकिन बात वो हमेशा इक्वालिटी की करता था। बात वो हमेशा कहता था कि सब बराबर हैं, लेकिन हमेशा उसे एहसास से बरतरी ने जकड़ा रखा। और जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद हम आज भी उसी कॉलोनियल सेटअप में जी रहे हैं। आज भी हमारा माइंडसेट कॉलोनियल ही है, सेटअप है। लेकिन मेरा ख़्याल से कि अब तक जो चलता आ रहा था अब वो बदल जाएगा, क्योंकि जो ताकत हमारे पास आ गई है इस मोबाइल में, वो शायद अंग्रेज़ों ने जो हमें ताकत दे दी है, जो अंग्रेज़ हमें देना चाहते थे वो हमें दे दिया। हमें पाकिस्तान में बने हुए इतने साल हो गए, हमने क्या बनाया? हम आज भी आटे दाल चावल के पीछे पड़े हुए, लेकिन इसने पूरी दुनिया को एक उसमें लाकर खड़ा कर दिया। आप अब बटन दबाएं, सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास होती हैं। हमें जियो की, ARY की, इन सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बटन के क्लिक पे सारी दुनिया की इंफॉर्मेशंस हमारे पास है। एक रेडी वाला, एक जो बड़ा बिजनेसमैन से लेकर एक रेडी वाले के पास एक्सेस है सारी इंफॉर्मेशन के। इसलिए जो शऊर और जो इंफॉर्मेशन आवाम के पास है उसको आप किसी भी तरह से झुटला नहीं सकते या उसको आप दबा नहीं सकते। वो जो मैं बात कर रही थी ना, अंग्रेज़ों में एक सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था। इस वजह से वो हमेशा से जो वहाँ के मुसलमान तबका और गरीब तबका था उसको दबाते रहते थे। तो जो हमारे हुक्मरान है ना, उनमें भी कहीं ना कहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उनमें 100% मौजूद है वो सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो बर्तरी का कॉम्प्लेक्स के दुनिया की आवाम को आप जितना जलील कर लो, लेकिन उनकी तजलील नहीं होनी चाहिए। आप आवाम को गाली दे दो, आवाम पे तशद्दुद कर दो, उन पे सुई गैस, आंसू गैस बरसा दो, जो मर्जी करना है आप कर लो, लेकिन उनकी अपनी तौहीन नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, मुल्क में इतना बड़ा सानिया हो गया है, लेकिन क्या तौहीन बिलावल से बड़ा सानिया कोई हो सकता है? तौहीन बिलावल हो गई है हमारे मुल्क में। शेख रशीद ने तौहीन बिलावल कर दिया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कैसा हो गया कि शेख रशीद ने बिलावल के बारे में कुछ कह दिया? ओ हो, इससे बड़ा जुल्म क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक कुछ हुआ है? नहीं भाई, अब जो शेख रशीद के साथ हो रहा है वो भी तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उसने तौहीन बिलावल की है। जो उस पर तशद्दुद किया गया, उसके हाथ बांधे गए, उसको पूरी रात सोने नहीं दिया। वो जो शख्स 5 से 6 दफ़ा वज़ीर रह चुका है, जिसके साथ आप गैर इंसानी सलूक कर रहे हो, पर वो डिज़र्व करता है क्योंकि उसने तौहीन बिलावल की है। अब उसको सिंध माफिया के हवाले किया जाएगा। सिंध जो कि वडेरों का है, जिनके फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, राव अनवार जैसे पुलिस अफरान काबिल है भाई, सिंध की बड़ी काबिल पुलिस है, माफिया स्ट्रॉन्ग पुलिस है, राव अनवार जैसे लोग वहाँ मौजूद हैं। अब उनके हवाले किया जाएगा, बदला लिया जाएगा। ये क्या है? सियासी कार्रवाई है ना। ये आज से पहले भी तो शेख रशीद ये सारी बातें करता रहा था, तो क्यों नहीं उस वक्त उसके खिलाफ लिया? क्योंकि आप पावर में नहीं थे। अब आपने जैसे ही पावर में आए तो आपने सियासी इंतकाम लेना शुरू कर दिए और आप मलबा डालोगे इस्टेब्लिशमेंट पे, अदलिया पे। लेकिन साफ नज़र आ रहा है
कि ये एक सियासी इंतकाम है, आप लोग किस किस की आड़ में खेलोगे, किस किस की आड़ में किस किस पर जुल्म करते जाओगे। आपको लगता है कि आप लोगों की तौहीन है और आवाम की जो तौहीन इतने अरसे से हो रही है उसका क्या, बेगुनाह को सज़ा मिल रही है उसका क्या, जे किस कटहरे में जाएगी आवाम तौहीन आवाम का मुकदमा लेकर। लेकिन जिस दिन तौहीन आवाम का मुकदमा लेकर लोग सड़कों पर आ गए, उस दिन आप कैसे फेस करोगे उनको, कैसे उनसे बचोगे? क्या फिर आप लड़ सकोगे कोई मुकदमा, फिर कोई अदालत आ सकेगी आपको बचाने के लिए, फिर क्या कोई आपको कानूनी कवर मिल सकेगा? आप लोग किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हो? तौहीने बिलावल बहुत बड़ा सानिया हो गया, जो आज अभी KPK में इंसिडेंट हुआ है उससे बड़ा सानिया हो गया। आप KPK के इंसिडेंट का आड़ लेकर इलेक्शन डिले की बात कर रहे हो। कंपनी हो गई, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हो गई, जुडिशरी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गए, सब एक पेज में आ गए। इमरान खान ने सबको एक पेज में कर दिया और इमरान खान अकेला इनके सामने खड़ा हुआ है। अब आपने जो कमेटी लाई है जिसमें आपने दावत दी है इमरान खान को, उसने वो इनकार कर दिया उस कमेटी में जाने से, क्योंकि शायद उसको भी ऐसा लग रहा है कि ये कोई खेल है इलेक्शन को डिले करवाने के लिए। और अगर एपेक्स कमेटी का जो बयानिया आकर निकलता है जिसमें इलेक्शन डिले होते हैं, तो फिर तो वो जो लोग कह रहे हैं KPK के सानिए के बाद वो बातें सारी दुरुस्त साबित हो जाएंगी। आप कहाँ तक लोगों के सामने खड़े हो सकोगे? आप कहाँ तक अपने नैरेटिव्स को डिफेंड कर सकोगे? इमरान खान का नैरेटिव तो 60 to 70% यूथ है जो उसको सपोर्ट कर रही है, उसके साथ वो यूथ खड़ी हुई है। बाकी आप सब बेशक जितने पेज में खड़े हो जाओ, अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, अवाम उसके बयानिए को ओन कर रही है, उसको आगे लेकर चल रही है। और अभी अगर इलेक्शन डिले करवाते हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते, तो फिर आइन की पासदारी तो नहीं हुई, फिर आपके पास क्या जवाब रह जाएगा? आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे और आप कौन सी हुकूमत लेकर आओगे? और वही बात जो मैं बार बार कह रही हूँ, क्या जो भी आप हुकूमत लेकर आओगे अवाम उसको तस्लीम करेगी? क्या इलेक्शन के जाए बिना अवाम किसी भी सेटअप को तस्लीम करने के लिए तैयार होगी? आपको पता है कि आर्मी चीफ वहाँ के गया है KPK और वो वहाँ के लोगों से मिला है, तो लोगों ने उससे क्या बात की, वहाँ पे उसने क्या नारे सुने? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने ना। उन्होंने यही डिमांड की ना कि हम अमन चाहते हैं, तो आप उनको अमन दे दो, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, महंगाई हो और फिर अमन भी ना हो ना, तो लोग फिर ख़तरनाक हो जाते हैं। KPK के लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, KPK के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान की जान है, उनको ख़तरनाक ना बनने दीजिए। आप वो अमन की डिमांड, क्या गलत डिमांड है उनकी? अगर वो अमन चाह रहे हैं तो वो गलत चाह रहे हैं। क्या उनका खून नहीं पानी है? तो आप उनकी डिमांड्स को सुनिए और जो भी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है ना, आप पूरा जो भी आपका प्लान है या जो भी कुछ चल रहा है, प्लीज़ उसको रीस्टडी करें, उसको देखेंगे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। अवाम के सामने ज़्यादा देर तक कोई भी नहीं खड़ा हो सका। हाँ, ये अलग बात है कि ये अवाम सोती हुई अवाम है, ये अवाम बेहिस होती जा रही है, वो अपने आवाज़ और हक़ के लिए लड़ नहीं रहे। लेकिन जिस दिन ये अवाम बेहिसी की नींद से उठी ना, जिस दिन ये जागी ना, तो उस दिन ये काया पलट देगी। ये मुल्क इस अवाम का है, इसके लिए उन्होंने बहुत जाने दिए हैं। खुदारा इस मुल्क में अमन कायम कीजिए, इस मुल्क को इस तरह लेकर मत जाइएगा। और जो भी हालात पाकिस्तान में इलेक्शन के बिना बनेंगे ना, वो किसी भी तर्ज पे काबिल कबूल नहीं होंगे। इसलिए अवाम की बात सुनिए और इस मुल्क के खातिर, अमन लाने के खातिर एक अच्छा कदम आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।